मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी। दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में है। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो चुके हैं। रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। लिसिचांस्क में तेल डिपो तबाह किया गया है। रूस की सेना के हमले तेज हो गए हैं तो रूस यहां पर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि 36 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को, अभी तक रूस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इस बीच खबर यह है कि एक तेल डिपो को तबाह किया गया है। ये तेल डिपो से धुएं का गुबार आप देख सकते हैं और हर जगह से सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लिसिचांक में ये तेल डिपो तबाह किया गया है। बर्बादी के निशान वहां पर हैं और अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में अब रूस का आक्रामक रुख देखने को मिला है। हमले तेज कर दिए हैं। ये पुतिन की सेना की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। 36 दिन बाद भी अभी तक राजधानी पर कब्जा नहीं हो पाया है रूस का। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या? तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं है और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को भी निशाना बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है
और कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका भी जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। वहीं कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। 2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुंछ में इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा हुआ ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 9 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं, और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को यह पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया।
यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। वहीं ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों की घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं, लेकिन जंग में फंसी जेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्नीव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं है। वैसे जेलेंस्की ने जो दावा किया, रूस खुद पिछले हफ्ते सरेआम उसका ऐलान कर चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलते वक्त बताया अपने मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने अपना मुख्य लक्ष्य बताया था पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके की आजादी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ी हुई। रूस शुरू से इन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेस्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में। यानी रूस की माने तो अब यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेस्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। और पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। उधर यूक्रेन ने एक हैरान करने वाला ऑडियो जारी किया जिसमें कुत्तों का मीट खाकर कुछ रूसी सैनिकों के पेट भरने की बात सुनी गई। बताया गया कि यह ऑडियो यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के एक फौजी का है, जो अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था। तभी यूक्रेन की सेना ने कुत्तों का मीट खाने वाली उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जो तेजी से वायरल हो गई। मतलब ये कि जब मीट का इंतजाम नहीं हो पाया तो रूसी सैनिकों ने इसकी भरपाई के लिए कुत्तों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि सेना की तरफ से खाने पीने की जो चीजें मिली थी उन्हें खाकर रूस के सैनिक ऊब चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने ताजा मीट खाने के लिए कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। दावा तो यह भी किया गया कि लगातार जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की आम जरूरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। जेलेंस्की इससे पहले अमेरिका, कनाडा और इजराइल के सांसदों से यूक्रेन के हालात पर बातचीत कर चुके हैं। और इसी कड़ी में जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की खचाखच भरी संसद में यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने भाषण में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी बमबारी से हुई बर्बादी का जिक्र किया। जेलेंस्की ने रूसी हमलों में मारे जा रहे आम लोगों का भी मुद्दा उठाया और रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसदों से मदद मांगी। We need new sanctions against Russia, powerful sanctions, until they stop.
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में सभी सांसद जेलेंस्की का इंतजार करते दिखे और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद के स्पीकर ने यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। वहीं जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लेने वाले अपने फौजियों को रूस ने सम्मानित किया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सेना के एक अधिकारी सैनिकों को मेडल पहनाते नजर आए। सैकड़ों की तादाद में रूसी जवान दिखाई दिए जो यूक्रेन से जंग लड़कर लौटे थे। एक एक कर सैनिकों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बताया गया कि इन जवानों ने यूक्रेन के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, इसीलिए जब ये देश लौटे तो हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान वहां मौजूद ब्रिंस्क प्रांत के गवर्नर ने अपने फौजियों की जमकर तारीफ की। जंग की वजह से घर से दूर हुए रूसी सैनिक जब अपने परिवार से मिले तो वो भावुक हो गए। कुछ ने तो गले मिलकर देश वापसी का जश्न मनाया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच इटली में पुतिन की सीक्रेट मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया गया। ये कार पुतिन के करीबी रूसी कारोबारी अलिशर उस्मानोव की बताई गई और दावा किया गया कि इटली के खुफिया दौरों में सुरक्षा के लिए पुतिन इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि खास तौर पर तैयार की गई इस कार पर न तो धमाके का कोई असर होता है और न ही गोलियों की बौछार इसका कुछ बिगाड़ पाती है। और इसे जब्त करने के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया गया, जिनके जरिए पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूरोपियन यूनियन के कई देशों में पुतिन के करीबी कारोबारियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। और इस बार इटली में पुतिन की जिस सीक्रेट कार को जब्त किया गया वो सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा देने के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी मर्सिडीज मायबाख S650 गार्ड VR10 कार है, जिसके शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उस पर AK-47 राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होता। यही नहीं, अगर गाड़ी के बेहद करीब से भी उस पर कोई ताकतवर विस्फोट हुआ तो उसका रत्ती भर भी उस पर कार पर असर नहीं होता, क्योंकि इस कार के शीशों पर खास तरह की कोटिंग है, जिससे अगर स्टील से बनी गोलियां भी टकरा जाएं तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर जहरीली गैस से कोई हमला होता है तो कार के अंदर बाहर से जहरीली हवा आनी बंद हो जाएगी और कार के अंदर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इस दमदार कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है।